गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे आरोह में अगला पाठ। ये है विदाई संभाषण, पेज नंबर 44। जो लिखना था वह लिख गया। अब खुलासा बात यह है कि एक बार शो और ड्यूटी का मुकाबला कीजिए। ये प्रसिद्ध रचना है एक शिव शंभू के चिट्ठे, जिसके ये लेखक हैं बाल मुकुंद गुप्त जी, उसमें से लिया गया है। इनका जीवन परिचय, लेखक का साहित्यिक परिचय। जन्म सन 1865 ग्राम गुड़ियानी, जीरा, रोहतक, हरियाणा में हुआ था। संपादन, प्रमुख संपादन, यह संपादन होता है जैसे कोई न्यूज़पेपर है, पत्रिका है, उसमें क्या क्या छपना है, क्या का, ये सब तय करने के लिए जो एक होता है संपादन करता। इन्होंने अखबार ए चुनार, हिंदुस्तान हिंदी बंगवासी, भारत मित्र आदि का संपादन किया। ये इसलिए मुख्य रूप से यहाँ पर दर्शाया जा रहा है क्योंकि इनका जन्म कब हुआ था? 1865 में। भारत में अंग्रेजों का जो लंबा शासन चला, जिसके अंतर्गत हम लोग गुलाम रहे, उसके बारे में इन्होंने बहुत सा संपादकीय कार्य किया है। प्रमुख रचनाएं हैं शिव शंभू के चिट्ठे, जो ऊपर बताया गया कि इनकी प्रसिद्ध रचना है। चिट्ठे और खत, खेल तमाशा, ये इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। इनकी मृत्यु सन 1907 में हुई। अब जितना नीचे दिया जा रहा है वे साहित्यिक विशेषताएं हैं और आपको लिखते समय इसमें से सेलेक्ट करके 3-4 पॉइंट, माने 3-4 मुख्य बिंदुओं पर लिखना है। गुप्त जी की आरंभिक शिक्षा उर्दू में हुई। वे उर्दू में पढ़े हुए थे, बाद में उन्होंने हिंदी लिखी। विधिवत मिडिल, माने लगभग 6वीं 7वीं 8वीं शिक्षा तक प्राप्त की, माने यहाँ तक पढ़े। फिर मगर स्वाध्याय से काफ़ी ज्ञान अर्जित किया, माने जो रेगुलर अटेंड करते थे, क्लास पढ़ाई होती थी, उसके अलावा उन्होंने स्वाध्याय अपने आप में पढ़कर बहुत से ज्ञान अर्जित किए। वे खड़ी बोली और आधुनिक हिंदी साहित्य को स्थापित करने वाले लेखकों में से एक थे। ये जो अभी हम पढ़ रहे हैं, आधुनिक से लेकर कहाँ तक रूप में देखा जाता है तक, ये एक रहेगी साहित्यिक विशेषता। आधुनिक हिंदी साहित्य को स्थापित करने वाले लेखकों में से एक थे। भारतेंदु युग और द्विवेदी युग के बीच की कड़ी के रूप में उन्हें देखा जाता है। ये हुई एक साहित्यिक विशेषता। अब दूसरी साहित्यिक विशेषता नंबर 2 में है, बाल मुकुंद गुप्त राष्ट्रीय नवजागरण के सक्रिय पत्रकार थे। उस दौर के अन्य पत्रकारों की तरह वे साहित्य सृजन में भी सक्रिय रहे। पत्रकारिता उनके लिए स्वाधीन संग्राम का हथियार थी, इसलिए लेखन में निर्भीकता पूरी तरह मौजूद है। साथ ही उसमें व्यंग्य विनोद के पुट भी दिखाई पड़ते हैं। यहाँ तक में हुई 2 विशेषता, 2 साहित्यिक विशेषताएं हुई। अगला उसमें और आगे लिखेंगे, अनिस्थिरता, शब्द की शुद्धता को लेकर उन्होंने महावीर प्रसाद द्विवेदी से लंबी बहस की। उसके ऊपर वाला लाइन भी इसके साथ ही रहेगा, व्यंग्य विनोद का पुट दिखाई पड़ता है तक जहाँ पर लिखे, उससे आगे उन्होंने बांग्ला और संस्कृत की कुछ रचनाओं के अनुवाद भी किए। ये हो गई 3 साहित्यिक विशेषताएं। पाठ का मुख्य बात यह है कि ये एक अंग्रेजी थे। कौन? लॉर्ड वायसराय, लॉर्ड कर्जन।
और भारतीयों में जो ये शासन करते थे तो ये चाहते थे कि सिर्फ शासन उनका चले, माने जो शासक है उसकी मनमानी, निरंकुशता। और जब उन्होंने एक अंग्रेज को अपने मन चाहे पद पर नियुक्त करना चाहा तो वे लोग उसकी बात नहीं रखे, उस पर क्षुब्ध होकर माने अपने आप में निराश होकर उन्होंने इस्तीफा दे दिया और इंग्लैंड वापस चले गए। इसी पर है यह पाठ, विदाई संभाषण। पाठ में भारतीयों की बेबसी माने अंग्रेजों का शासन था तो भारतीय किस प्रकार लाचारी में थे। दुख एवं लाचारी को व्यंग्यात्मक ढंग से ये नहीं कहा गया कि उनका ये कारण है। बात यह है कि ये अंग्रेजी शासक थे, चाहते तो कुछ समय तक और वहां पर शासन कर सकते थे, पर भारतीयों पर इस कदर अत्याचार किए कि उनको वहां से हटाया गया, वापस होना ही पड़ा। शासन के आतताई रूप से हर किसी को कष्ट होता है, बहुत ज्यादा जब कष्ट हो जाता है तो जनता सामने आती है, चाहे वह सामान्य जनता हो या फिर लॉर्ड कर्जन जैसा वायसराय। यह उस समय लिखा गया गद्य का नमूना है, माने उस समय जो लिखा जाता था वो किस प्रकार की थी। जब प्रेस पर पाबंदी का दौर चल रहा था, माने शासन के और जनता के बीच जो मुख्य साधन है वो होता है प्रेस, माने जो न्यूज़पेपर छपता है, वहां पर भी प्रतिबंध था। ऐसी स्थिति में विनोद प्रीता माने जो अच्छा लगे, मन को भाए, विनोद माने मन को अच्छा लगना, चुलबुलापन, संजीदगी, नवीन भाषा प्रयोग, ये है लेखन शैली की विशेषताएं। एवं रवानगी के साथ कि किस प्रकार धारा प्रवाह रूप में, व्यंग्य रूप में प्रस्तुत किया गया है। साथ ही यह एक साहसी गद्य का भी नमूना है। अंत माने होता है जहां पर एक बार वहां जाने के बाद वापस न आया जाए। प्रत्येक पाठ के शीर्षक का अपना अर्थ है। इस पाठ का शीर्षक है विदाई संभाषण। विदाई माने जो हमेशा के लिए वहां पर से जा रहा है। संभाषण माने होती है बातचीत। माय लॉर्ड ये कहा जा रहा है किसके लिए, जो उस समय का अंग्रेजी प्रतिष्ठित पद पर था। अंत को आपके शासन काल का इस देश में अंत हो गया, माने अब यह शासन काल जो यहाँ पर अंग्रेजों का शासन तो अब भी है, लेकिन अब आप नहीं रहेंगे, अब आप इस देश से अलग होते हैं। माने भारत में इतने दिन तक तो रहे, लेकिन अब उनको हटा दिया गया था और इसलिए उनकी विदाई है। ये इस संसार में सब बातों का अंत है। ये लेखक का व्यंग्य है कि बहुत ज्यादा आपने जो अत्याचार किया, एक न एक दिन खुद ही शासन से हट गए। इससे आपके शासन काल का भी अंत होता है। सभी चीजों का एक न एक दिन अंत होना है। उसी तरह आप यदि ये सोचते कुछ समय के लिए कि मैं कितने दिन यहाँ शासन में हूँ, चाहे आपकी एक बार की कल्पना के अनुसार आप यहाँ से चिर स्थायी वायसराय भी हो जाते। पेज नंबर 53 पर देखेंगे बहुत सारे शब्दार्थ दिए हैं। पाठ को पढ़ते समय आपको पूरी तरह स्पष्ट होना चाहिए। चिर स्थायी जो अभी शब्द आया माने हमेशा रहने वाला, टिकाऊ। करुणोत्पादक माने करुणा उत्पन्न करने वाला। दुखित माने पीड़ित, जिसे कष्ट हो। विषाद दुख या उदासी। आविर्भाव माने प्रकट होना। इसी प्रकार जितने शब्दार्थ दिए हैं आप पहले पाठ में पढ़ने से पहले ही इसे उच्चारित कीजिए और ध्यान देंगे कि इन शब्दों का विशिष्ट अर्थ है। चिर स्थायी वायसराय भी हो जाते, माने जो कुछ समय यहाँ शासन किए, आपको पूरे जब तक भारत में शासन रहता अंग्रेजों का, शायद आपको ही वायसराय बना दिया जाता, किंतु इतनी जल्दी यह समय पूरा यहाँ हो जाएगा ऐसा विचार ना आए। ऐसा नहीं लग रहा था कि आप इतने जल्दी यहाँ से विदा हो जाएंगे। न इन देश के
निवासियों का। इससे जान पड़ता है कि आपके और यहाँ के निवासियों के बीच, ध्यान देंगे आप माने अंग्रेजी एक पद पर जो अंग्रेज नियुक्त